बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन, उसको स्टडी करते आ रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियोस तक। और आज भी हम इस वीडियो में उसी चैप्टर को फर्दर लेकर आगे चलेंगे। और आज की इस वीडियो के लिए जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वो इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। और कई दफ़ा पेपर में देखा भी गया है इसको, और ये आपने इसको अच्छी तरह से समझ के अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आए तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट चलते हैं बिला ताखीर अपने इस टॉपिक की तरफ। टॉपिक की पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, डेफिनेशन के बाद आगे इसकी फर्दर जो कैलकुलेशंस या एक्सप्लेनेशंस है उसको देखेंगे हम। कहते हैं द फोर्स विच बेंड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ सर्कल इनटू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। या अ फोर्स विच कंपेल्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सिंपल डेफिनेशन मैं लिखता हूं। कहते हैं अ फोर्स विच कंपेल्स the body, a force which compels the body into circular path is called centripetal force। ठीक है, ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाए रखती है उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ऐसी फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर सके, या ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में जबरदस्ती कह सकते हैं आपके सर्कुलर पाथ में घुमाए रखे, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स अगर हम जाएं तो एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, कहते हैं कंसीडर ए बॉडी अटैच विद द स्ट्रिंग मूविंग इन सर्कुलर पाथ। कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो अटैच है एक स्ट्रिंग के साथ और वो स्ट्रिंग सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। या मिसाल मैं देना चाहूँ कि आपके पास एक रस्सी है या मेरे पास एक रस्सी है, रस्सी का एक सिरा मैंने अपने हाथ में पकड़ा, दूसरे सिरे के साथ कोई पत्थर वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट बांध दिया और उसको ऐसे मैं सर्कल में घुमा रहा हूँ। अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमने की स्टूडेंट वजह यही है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर रही है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। If the string is snapped, broken, then it would not continue to move in circular। ठीक है, कहते हैं कि अगर सर्कल में घुमाते घुमाते रस्सी टूट जाए तो रस्सी टूटने के बाद वो सर्कल में नहीं घूमेगी। जैसा कि अगर ऑब्जर्व करें, इमेजिन करें, आप ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं कि जब आप रस्सी को घुमा रहे हैं, घुमाते घुमाते रस्सी टूट गई तो जहाँ से टूटेगी वो सीधी डायरेक्शन में, मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पर आके टूटी तो इस पॉइंट से वो सीधा आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ना कि इस सर्कुलर पाथ में वापस आएगी। ठीक है, it would not continue to move in circle। Observation shows if the string snaps and when ball is at A then it will follow the straight line path AB। ठीक है, कहते हैं कि अगर वो सर्कल में घूम रही थी तो सर्कल में घूमना चाहिए था उसको, लेकिन वो सर्कल में नहीं घूमती बल्कि एक पॉइंट सीधी स्ट्रेट लाइन में, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर जाती है और उनको उन्होंने नाम दे दिया हुआ है ए बी का। सपोज अगर मेरे पास एक सर्कल था, सर्कल में रस्सी घूम रही थी, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक है, रस्सी घूम रही थी इस डायरेक्शन में, इधर आपका कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ आपके पास इसका पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट था यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ठीक है, यहाँ से फोर्स लग रही थी इसको, और जब वो टूटी, दो पॉइंट यहाँ पर उसका ए था, टूटने के बाद वो इस फॉर्म में नहीं गई बल्कि
वो सीधा इस डायरेक्शन में गई, उसको नाम दे दिया ए और बी। लेकिन उसको चाहिए था कि वो इस डायरेक्शन में जाती, लेकिन इस डायरेक्शन में उसने मूव नहीं किया बल्कि स्ट्रेट चली गई। So in the absence of some force which pull it outward toward the center of circle, the ball will not continue to move along circular path। कहते हैं कि सर्कुलर पाथ में क्यों मूव नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर कुछ फोर्सेस की कमी हो गई। ठीक है, जो फोर्सेस ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाए रखती हैं, उन फोर्सेस की इसके ऊपर कमी हो गई, तो इस वजह से जो आपके पास बॉल था या कोई पत्थर स्टोन था वो सर्कल में मूव नहीं कर सका। कहते इट विल मूव अलॉन्ग द टेंजेंट एट द पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट के ऊपर ये देखे ना, ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट आ रहा है, अगर इसको हम ऐसे ड्रा करें तो ये टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, टेंजेंट ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को किसी भी पॉइंट पर टच करे, उसको कहते हैं हम टेंजेंट। तो ये इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये क्या आएगा, टेंजेंट आएगा। कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जाम्पल कौन कौन सी आएंगी अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगती है, इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड ऑर्बिट, इन फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, ये जो रिवॉल्वेशन है उसकी, ठीक है, जो उसकी गर्दिश है न्यूक्लियस के गिर्द, वो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है इन न्यूक्लियस या इन एन एटम, वो क्या होती है, वो सर्कुलर मोशन होती है। और सर्कुलर मोशन बेसिकली एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वो किस वजह से मूव करता है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नंबर 2 अगर हम एग्जाम्पल इसकी देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। फोर्स एक्टिंग on natural and artificial satellites। कि आर्टिफिशियल और नेचुरल जो सैटेलाइट्स हैं उनके दरमियान उनके ऊपर जो फोर्स लगती है, वो भी स्टूडेंट कौन सी फोर्स होती है, वो भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट्स हैं वो ज़मीन के गिर्द सर्कल की फॉर्म में मूव करते हैं, अपने मदार में घूमते रहते हैं। थर्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ अराउंड द सन। फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ अराउंड द सन। फोर्स एक्टिंग on earth around the sun। ठीक है, जमीन पर जो फोर्स लगती है सूरज के गिर्द, ठीक है, घूमने के लिए, वो भी स्टूडेंट क्या है, वो भी कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, जिसकी वजह से सूरज जमीन के गिर्द घूमता है या जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, दोनों ही सर्कल की फॉर्म में मूव करते हैं। तो सर्कल की फॉर्म में जो भी चीज़ मूव करेगी वो ड्यू टू सेंट्रीपिटल ही मूव करेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास थी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स और एक डायग्राम एक्सप्लेनेशन के हवाले से। ये आपने इनको अच्छी तरह से बुक से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बता चुका हूँ। आगे कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान क्या एक्सप्रेशन बनेगा, क्या लिंक है, अब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सप्रेशन centripetal acceleration, expression for centripetal acceleration and centripetal force। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान क्या एक्सप्रेशन आएगा, उसको अभी हमने डिस्कस करना है।
कहते हैं कंसीडर अ पार्टिकल दैट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड v in a circle of radius r if del v is the change in velocity, ठीक है, उसकी जो चेंज इन आया वेलोसिटी में del v है, देन कैन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है। कहते हैं सपोज आपके पास एक बॉडी थी, एक ऑब्जेक्ट था, इस फॉर्म में आपके पास डायग्राम बनेगी। आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये सर्कल का ओरिजिन ओ, इधर से आपके पास एक रेडियस आ गया इसका, इधर आपका ये रेडियस आर और ये पॉइंट उसका आ गया ए, यहां से गया पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है। यहां से इसकी अगर डायरेक्शन देखेंगे तो वो डायरेक्शन होगी इस तरफ को, यहां से देखेंगे को यहां से इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ को, ठीक है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन से ये वी आई और ये आप कह सकते हैं वी एफ, ठीक है। फिर अगर कहते हैं चेंज आ जाए, अगर डेल वी इसमें कोई चेंज आ जाए, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी आएगा डेल वी, ठीक है, इधर को जो वी ये हो जाएगी v1, ये हो जाएगी v2। तो अब इसको अगर हम डिस्कस करें, कहते हैं एक्सेलरेशन इस केस में क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी, यानी लीनियर एक्सेलरेशन है, तो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल टी। कहते हैं वेयर डेल टी इज टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी, लेट v1 एंड v2 वेलोसिटीज एट पॉइंट ए एंड बी। जो वेलोसिटी v1 एंड v2 आपके पास आ रही है, पॉइंट ए के ऊपर v1, पॉइंट बी के ऊपर आपके पास वेलोसिटी जो आएगी वो v2 आएगी। सिंस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v, जो स्पीड उसकी आ रही है वो कौन सी आ रही है, v आ रही है। सो टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस इज टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस s इज, जो डिस्टेंस s उसने ट्रेवल किया, डिस्टेंस s ट्रेवल करने में उसे जो टाइम लगा वो क्या लगा, टाइम इज इक्वल टू डेल टी इज इक्वल टू s ओवर v, यानी जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, जितनी स्पीड के साथ किया, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम, जितना टाइम उसने कवर किया, कितने स्पीड के साथ किया, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी। अब ये जो डेल टी की वैल्यू आपने इधर इसकी जगह पुट करनी है, यानी a इज इक्वल टू डेल v डिवाइडेड बाय s ओवर v, s ओवर v। अब अगर a की वैल्यू इधर स्टूडेंट बनाए तो आपके पास जो a की वैल्यू बनेगी, v सबसे ऊपर चला जाएगा, v इंटू डेल v, ठीक है, v इंटू डेल v ओवर s, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू बन गई, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो आपके पास स्टूडेंट फर्दर क्या आएगा, कहते हैं नाउ वी ड्रॉ ट्राइंगल PQR such that PQ is parallel and equal to V1 and PR is parallel and equal to V2, ठीक है। एक आपने ट्राइंगल बनानी है PQR, इस फॉर्म में आपके पास ट्राइंगल बनेगी, ठीक है, इस फॉर्म में आपके पास एक ट्राइंगल बनेगी। इस फॉर्म में आपके पास ट्राइंगल बन रही है PQR, PQ और R, ये V1 आपके पास, ये V2 आपके पास, ठीक है, सॉरी ये डेल V, ये आपके पास क्या आ रहा है, डेल V, साथ आपके पास इधर वाला आ जाएगा V2, ठीक है। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई PQR, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि PQR में आपके पास क्या आता है कि जो PQ इज पैरेलल एंड इक्वल टू VI, PQ पैरेलल एंड इक्वल टू VI, उसके बाद PR इज इक्वल एंड पैरेलल टू V2 एस रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, जो सर्कल है उसका जो रेडियस आ रहा है इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर आ रहा है। सो V1
एंड V2 आर परपेंडिकुलर टू OA एंड OB, के जो आपके पास दो, इन दोनों को कंपेयर करना है कि V1 जो है वो परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर, OA। ठीक है, ये देखें, ये जरा देखें, इनको मिलाएं, अगर हम इस तरह इसको मिला दें तो OA आपके पास स्टूडेंट ये आ रहा था, OA ये था, अगर इन दोनों को देखें तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है। फिर कहते हैं OB रिस्पेक्टिवली, और OB को देखें तो वो भी किसके ऊपर परपेंडिकुलर आती है। ठीक है, ये देखें, ये OB की लाइन को अगर हम इस तरह बढ़ा दें तो आपको देखें ये वाली लाइन, ये दोनों इसके परपेंडिकुलर और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, यानी कि जो आपके पास PQ है वो परपेंडिकुलर टू OA बनेगा और PR जो है वो परपेंडिकुलर टू OB बनेगा। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करके डिस्कस करें तो कहते हैं सो द एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू द एंगल PQR। ठीक है, इन दोनों का जो एंगल OAP बनेगा इधर, ये वाला एंगल इधर जो बन रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, लेट अस सपोज ये थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, अब कहते हैं मोर एवर V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V एंड OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सम सर्कल। कहते हैं V1 mod इज इक्वल टू V2 mod इज इक्वल टू V एंड OA इज इक्वल टू OB। OA बराबर है OB के। फिर कहते हैं फ्रॉम आइसोसेलेस ट्राइंगल OAB एंड PQR वी कैन राइट फ्रॉम ट्राइंगल्स, फ्रॉम बोथ ट्राइंगल्स ABC, OAB एंड PQR। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की मदद से क्या आपके पास आएगा, QR ओवर PR, QR ओवर PR इज इक्वल टू QR ओवर PR इज इक्वल टू AB ओवर OB, AB ओवर OB, AB ओवर OB। कहते हैं व्हेन डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, जो डेल टी है वो जीरो पर अप्रोच करे, पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू ए, कि जो पॉइंट बी है वो ए के बहुत करीब हो जाता है। देन लेंथ ऑफ आर्क ए बी नियरली इक्वल टू लाइन ए बी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू एस। कहते हैं व्हेन डेल टी अप्रोचेस टू जीरो देन ए बी इज इक्वल टू एस। फिर ए बी जो आपके पास आते हैं, लाइन ए बी वो आपके पास आएगी बराबर एस के, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो फासला आपके पास आ रहा है वो आ रहा है एस। ठीक है, डिस्टेंस यानी एक पॉइंट था, यानी कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हमने कह लिया कि ए से बी तक का जो फासला है वो आपके पास आ रहा है एस। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपके पास इक्वेशन 3 जो आएगी, ठीक है, इसको अब मजीद अगर हम लिखें मजीद सॉल्व करके, सिंपल करके, तो आपके पास क्यू आर ओवर पी आर क्या आ रहा था, क्यू आर क्या था आपके पास, डेल वी डिवाइडेड बाय पी आर क्या था, पी आर वी टू इज इक्वल टू ए बी क्या था आपके पास, ए बी ही था पहले केस में, डिवाइडेड बाय उसके बाद ओ बी क्या था, ओ बी आपके पास आ रहा था आर। ठीक है, ओ बी आपके पास था रेडियस आर। अब हमने कहा कि जब डेल टी जीरो को अप्रोच करे देन आपके पास ए बी इज इक्वल टू एस, यानी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तो इक्वेशन बिकम्स डेल वी ओवर वी टू इज इक्वल टू एस ओवर आर। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब डेल वी की अगर वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स इधर से, डेल वी इज इक्वल टू एस ओवर आर इंटू वी टू, एस ओवर आर इंटू वी टू। ठीक है, अब V2 की बजाय सिंपल अगर हम V ही रहने दें तो ये भी एक अच्छी बात होगी। ठीक है, डेल V इज इक्वल टू एस ओवर आर इंटू वी। अब कहते हैं पुटिंग वैल्यू दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2,
इन इक्वेशन टू आपके पास ये थी, v की डेल v की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है, a इज इक्वल टू v, डेल v की जगह क्या आ जाएगा, एस वी ओवर आर एस। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू स्टूडेंट आपके पास थी a इज इक्वल टू v एज इट इज, साथ आ गया एस वी डिवाइडेड बाय ओवर s था और नीचे r, ये साथ आ गया s और r। ठीक है, v एस वी ओवर आर एस। अब स्टूडेंट ये देखें s और s आपस में काट जाएंगे, क्योंकि ओवर के ऊपर और ओवर के नीचे सेम वैल्यू हो तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आंसर a का बनेगा a इज इक्वल टू वी इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो आपके पास ये एक वैल्यू आ गई स्टूडेंट एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन की आपके पास ये वैल्यू आ गई, और ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है लीनियर एक्सेलरेशन की आ रही है, ये भी आपने याद रखना है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं बल्कि लीनियर एक्सेलरेशन है। ठीक है, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। कहते हैं वेयर इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एज दिस एक्सेलरेशन इज caused by centripetal force, so it is called centripetal acceleration। ठीक है, अब न्यू नाम इसका आ गया, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्टूडेंट क्यों कहा जा रहा है इसको, चूंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने की वजह से इसको नाम दिया जा रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वजह बन रही है इसकी प्रोड्यूस होने की, इसी वजह से इसको नाम दिया जा रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कहते हैं सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, एंड पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, देन so QR is parallel to the perpendicular bisector of AB, QR is perpendicular to the bisector AB, QR और AB एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, as acceleration is parallel to V when AB is equal to 0, so direction of centripetal acceleration is along the radius toward the center of the circle। ठीक है, direction of centripetal acceleration, direction of centripetal acceleration, the direction of centripetal acceleration, the direction of centripetal acceleration is along the radius toward the center, is along the radius towards the center। ठीक है, सेंटर की तरफ उसकी जो डायरेक्शन है, रेडियस कहते हैं डायरेक्शन इट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, सेंटर से रेडियस की तरफ होगी ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आगे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? कहते हैं the instantaneous acceleration of an object traveling with uniform speed in a circle is directed toward the center of the circle and is called centripetal acceleration। ऐसा एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर से रेडियस की तरफ हो उसको हम कहते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इन यूनिफॉर्म स्पीड, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो,
इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उसकी जो डायरेक्शन है सर्कल के सेंटर की तरफ हो तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ऐसा एक्सेलरेशन। ठीक है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उसकी जो डायरेक्शन है किस तरफ हो, सर्कल के सेंटर की तरफ, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कि जिस तरफ को फोर्स लग रही होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी तरफ को होगी, यानी जिधर को फोर्स लगेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी उसी तरफ को होगा। फिर एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इधर कर लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो एक्सप्रेशन क्या आते हैं वो अब देखने लगे हम। कैलकुलेशन है एक छोटी सी, कहते हैं स्टूडेंट्स एज एफ सी इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। ठीक है, एफ आपके पास होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन अभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करने जा रहे हैं तो आपके पास जो एफ होगा वो सेंट्रीपिटल होगा, जो फोर्स होगी मैस होगा वो भी सेंट्रीपिटल होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा सेंट्रीपिटल, यानी एफ सी इज इक्वल टू एम सी, एम नहीं होगा सॉरी मैस है, मैस कांस्टेंट रहेगा, एम इंटू ए सी। फिर ए सी की अगर वैल्यू निकालने आपके पास तो हमने क्या निकाली थी, ए सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने निकाली थी वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, ए की वैल्यू ये देखिए आपके पास ये भी आ रही थी, अगर ये वैल्यू अगर इधर पुट करें ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, अगर हम ये वैल्यू दोबारा इसमें पुट करें, ठीक है ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दें हम, तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर R, Fc is equal to mv square r. In angular moments this equation becomes, ठीक है, ये आपके पास आ गई सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला Fc is equal to mv square over r। स्टूडेंट्स ये आपने फार्मूला याद रखना है सेंटीमीटर फोर्स का। कहते हैं इन एंगुलर मेजरमेंट इन एंगुलर मेजरमेंट्स ये इक्वेशन जो होगी वो क्या बनेगी, एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आर, तो आपके पास ये वाला आर इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये जो ओमेगा आर कैसे आया था, हमें पता है कि जो v होता है वो आर ओमेगा के बराबर होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसकी मदद से हमने इधर एंगुलर की जब बात करेंगे, एंगुलर मेजरमेंट्स की, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, तो आपके पास जो वेलोसिटी है क्या बन जाएगी आर ओमेगा। तो वेलोसिटी की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी आर ओमेगा, चूंकि वेलोसिटी का स्क्वायर था, इधर भी आ जाएगा आर का स्क्वायर और साथ ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, तो ये वाला आर इस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, बाकी बच गया एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई सेंटीमीटर फोर्स की फॉर एंगुलर मेजरमेंट्स, और ये वैल्यू सेंटीमीटर फोर्स की फॉर लीनियर मेजरमेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ सेंटीमीटर फोर्स इज न्यूटन एंड डिमेंशन इज mlt1, यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन एंड डायमेंशन इज इक्वल टू mlt-2। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन आ रही है mlt-2, ये आपने दोनों याद रखनी है। न्यूटन सेंटीमीटर फोर्स का फोर्स वाला ही आएगा, यूनिट जो है वो न्यूटन ही है, सेंटीमीटर फोर्स का भी, सिंपल फोर्स का भी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपने याद रखनी है mlt-2। तो स्टूडेंट्स ये सारा टॉपिक था आपके पास
सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि मैंने आपको बताया था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर औकात पूछे जाते हैं और बोर्ड में आ भी जाते हैं। आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है, ताकि अगर बोर्ड में इस तरह ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसका तरीकाकार, सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखें, फिर मिसाल दें एग्जाम्पल्स, फिर एक्सप्रेशन निकालने के आपके पास आ रहा था, फिर आपके पास दो डायग्राम्स थी, दोनों डायग्राम्स को डिस्कस किया आपने एक साथ, एक्सप्रेशन ड्रा कर लिया सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। ये सारा कुछ प्रोसेस आपके पास आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको तैयार करेंगे तो इजीली ये तैयार होने वाला काम है, ज़रा सा भी टफ नहीं है। और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।